देखिए, ज़िंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती है, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी बदल देता है। आज है 25 जुलाई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी। और देखिए, आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक का सारा पीडीएफ जो है मिल जाएगा। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए, जो कर्नाटका है, ये प्रमुख राज्यों की श्रेणी में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो है पहले स्थान पर है। और देखिए, इस सूची में जो आपका प्रमुख राज्यों का श्रेणी है, तो इसमें जो है दूसरे स्थान पर तेलंगाना है और तीसरे पर हरियाणा है, चौथे पर महाराष्ट्र है, पाँचवें पर तमिलनाडु है, छठवें पर पंजाब है, सातवें पर उत्तर प्रदेश है, आठवें पर केरल है, नौवें पर आंध्र प्रदेश है और 10वें स्थान पर झारखंड है। याद रखिएगा, फिर से एक बार बता दूं आपको कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटका पहले स्थान पर है। और देखिए, कर्नाटका का जो स्कोर है ये आपका है 18.1, ठीक है। और तेलंगाना का स्कोर कितना है? 17.66। हरियाणा का है 16.35। तो मेनली टॉप 3 के स्कोर आप याद रखिएगा, बाकी के याद नहीं रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। और देखिए, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर जो है ये 19.37 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर आपका 17.67 के स्कोर के साथ उत्तराखंड है। और तीसरे स्थान पर मेघालय है 16.00 के स्कोर के साथ। चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है 15.6 के स्कोर के साथ, 4.6 के स्कोर के साथ। और हिमाचल प्रदेश पाँचवें स्थान पर है 14.62 के स्कोर के साथ। और छठवें स्थान पर सिक्किम है 13.85 के स्कोर के साथ। मिजोरम आपका जो है सातवें स्थान पर है 13.41 के स्कोर के साथ। आठवें स्थान पर आपका त्रिपुरा है 11.43 के स्कोर के साथ। और नौवें स्थान पर असम है 11.29 के स्कोर के साथ। 10वें स्थान पर नागालैंड है 11.00 के स्कोर के साथ। और देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों की सूची में जो है, जो आपका चंडीगढ़, इसने पहला स्थान हासिल किया है और चंडीगढ़ का स्कोर है 27.88। और दिल्ली जो है 27.00 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है सूची में। तीसरे स्थान पर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है 17.29 के स्कोर के साथ। पुदुचेरी आपका जो है 15.88 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। गोवा जो है ये पाँचवें स्थान पर है 14.93 के स्कोर के साथ। और छठवें स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर है 12.83 के स्कोर के साथ। और सातवें स्थान पर आपका दादरा और नगर हवेली है और दमन दीव है 12.09 के स्कोर के साथ। और आठवें स्थान पर आपका लक्षद्वीप है 7.86 के स्कोर के साथ। और नौवें स्थान पर लद्दाख है 5.91 के स्कोर के साथ। तो ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य शहर राज्यों की सूची है, जिसमें चंडीगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है क्या, इसको हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, जो नीति आयोग है भारत का और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान है, इसके द्वारा मिलकर तैयार किया गया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को, यानी कि भारत नवाचार सूचकांक को। और ये सूचकांक जो है ये देश के नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है। और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। देखिए, जो आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये जो है 7 स्तंभों पर आधारित है। इसका पहला स्थान है मानव पूंजी, दूसरा इसका स्तंभ है निवेश, तीसरा है ज्ञान कार्यकर्ता, चौथा है व्यापारिक वातावरण, पांचवा है सुरक्षा और कानूनी वातावरण, छठवां है ज्ञान उत्पादन और सातवां है ज्ञान प्रसार। तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? देखिए, हाल ही में जयंती प्रसाद जी को 5 सालों के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। देखिए, 5 साल की इस अवधि की गणना पदभार ग्रहण करने की तारीख या फिर 5 जुलाई 2022 से 65 वर्ष की आयु तक जो है, जो भी पहले हो, की जाएगी।
देखिए जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड है, इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 2016 को की गई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का जो मूल विभाग है ये आपका है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, इसके अधीन ये काम करता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रवि मित्तल जी। अगला कि हाल ही में भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु समिति का चेयरमैन जो है किसको बनाया है। देखिए हाल ही में संजय अग्रवाल को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और आपको बता दूं सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद इस समिति का गठन किया है और करीब 8 महीने के बाद इस समिति का गठन किया गया है। और संजय अग्रवाल की बात करें तो देखिए ये भारत के पूर्व कृषि सचिव रह चुके हैं। तो याद रखिएगा भारत के पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का चेयरमैन बनाया गया है। अगला है कि मॉर्गन स्टैनली ने भारत की चालू वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी अनुमान को घटाकर कितना कर दिया। देखिए मॉर्गन स्टैनली ने भारत के चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी अनुमान को जो है घटाकर 7.2% कर दिया है और जो पहले का अनुमान था उसमें 0.40% जो है कटौती करके 7.2% किया गया है इसको। देखिए जो आपका मॉर्गन स्टैनली है ये अमेरिका की एक ब्रोकरेज कंपनी है, इसको याद रखिएगा। और मॉर्गन स्टैनली ने एक चीज़ और कहा है कि जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2023-24 का, इसमें भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 6.4% पर जो है आ जाएगी, इसको भी याद रखिएगा। यानी कि सरल शब्दों में हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने बताया है कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहेगा और 2023-24 के वित्तीय वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहेगा। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी जिसका नाम स्वावलंबन है, इसके दौरान भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया। तो देखिए ये प्लेस रहा नई दिल्ली, ठीक है। और इस संगोष्ठी स्वावलंबन का जो आयोजन है ये 18 से 19 जुलाई यानी कि ये एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था जो कि 18 और 19 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। और देखिए इस संगोष्ठी का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय उद्योग और शिक्षाविदों को शामिल करना था। अगला प्रश्न है कि ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देखिए भारत में अब तक 200 करोड़ जो है कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है लोगों को। और भारत में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम ने भी जो है भौगोलिक और लैंगिक समानता हासिल की है, जिसमें 71% सीबीसी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और 51% से अधिक टीके महिलाओं को दिए गए हैं कोविड-19 के। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के किस पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया। देखिए जो भारत का पहला यात्री ड्रोन है इसका नाम है वरुण और इसका अनावरण पीएम मोदी ने भी हाल ही में किया। और वरुण ड्रोन जो है ये एक बार उड़ान भरकर जो है 25 किलोमीटर तक जा सकता है, ये इसकी विशेष क्षमता है। और वरुण ड्रोन जो है इसमें 130 किलो तक जो है सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की क्षमता है। यानी कि 130 किलो के आदमी को ये जो है टांग कर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकेगा, या फिर उसमें 130 किलो तक का जो है सामान अगर हम लाद दें तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, यानी ये 25 किलोमीटर तक, ठीक है। और देखिए खास बात और है, ये जो आपका वरुण यात्री ड्रोन है ये जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा। इसकी समय सीमा 25 से 33 मिनट तक होगी। और इस देश में निर्मित पायलट रहित ड्रोन को जो है भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है और पहले भारतीय नौसेना इसका उपयोग करेगी, बाद में इसका जो है पब्लिक तौर पर यूज किया जाएगा। देखिए हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जो आपका स्वावलंबन कार्यक्रम था वहीं पर पीएम मोदी ने इसका मतलब पीएम मोदी के सामने इसका प्रदर्शन किया था और पीएम मोदी ने इसको जो है इसका अनावरण किया, यानी कि इसको लॉन्च किया। ये ड्रोन कुछ इस प्रकार से दिखता है। याद रखिएगा भारत का जो पहला यात्री ड्रोन है इसका नाम क्या है, वरुण है, ठीक है। और इसको पीएम मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया। अगला कि हाल ही में किसी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स ने भारत में अपना नेटवर्क विकसित करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है।
तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स है, इसने इन्नारासु करुणेशन को जो है अपना प्रतिनिधि अपॉइंट किया है भारत में अपना नेटवर्क विकसित करने के लिए। देखिए जो इन्नारासु करुण सेन है, ये जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिनके पास समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र में 33 वर्षों का अनुभव है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल बैंक शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की। तो देखिए नीति आयोग ने अभी हाल ही में डिजिटल बैंक शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है और नीति आयोग के इस रिपोर्ट का पूरा नाम है डिजिटल बैंक भारत में लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव। और इस रिपोर्ट में जो है देश में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए एक खाका तैयार किया गया है। देखिए नीति आयोग के बारे में 3 चीज़ याद रखिएगा। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था नीति आयोग और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र मोदी। देखिए जो भारत का प्रधानमंत्री होता है यही नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। तो वर्तमान में पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को छू लेगी। देखिए एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था है ये 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के जो आंकड़े को जो है इसको छू लेगी। देखिए अभी हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 को जारी करते हुए भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बताया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई है और 2020 में कुल 14.1% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई जो कि 70.2 बिलियन डॉलर से अधिक है। और देखिए इस क्षेत्र में जो है तेजी से विकास को देखते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जैव अर्थव्यवस्था द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक जो है 300 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने की संभावना है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के द्वारा हर साल किस तिथि को आयकर दिवस मनाया जाता है, बताइए। दूसरा है कि टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने, बताइए। और तीसरा है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, बताइए। चौथा है कि श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने, नाम बताइए इनका। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस की तिथि को मनाया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न है कि कुवैत के नए पीएम कौन बने। तो देखिए कुवैत के नए प्रधानमंत्री का नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। तो देखिए स्वनिर्भर नारी योजना असम में शुरू की गई है। तीसरा था कि बिहार सरकार ने राज्य में कौशल विकास मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए बिहार सरकार ने ये समझौता फ्लिपकार्ट के साथ किया है। चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय प्रशासक नरिंदर बत्रा के इस्तीफे के बाद किसको अपना कार्यवाहक अध्यक्ष अपॉइंट किया है। तो देखिए सैफ अहमद जो है जो कि मिस्र के निवासी हैं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। और पांचवा था कि 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता जो है ये किस देश में आयोजित की गई। तो देखिए अभी हाल ही में जर्मनी में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता आयोजित की गई थी। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। और देखिए आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्धवार्षिक अंक का पीडीएफ तैयार कर दिया है जिसमें जनवरी से लगाए जून तक के टोटल 1800 करेंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं और पूरे 6 महीने के पीडीएफ को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 रुपये में। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए पूरे डिटेल में सारे करेंट अफेयर को मैंने जो है इसमें कलेक्ट किया है, यानी कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी छूटने वाला नहीं है। और 6 महीने का रिवीजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परीक्षा में आजकल पिछले 6 महीनों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जितने भी करेंट अफेयर थे सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में पीडीएफ में। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है।